पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले, विकास सेठी, कुणाल सरावगी और साथ ही सुमित बगड़िया। देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी बिल्कुल सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे, कोई खास फर्क नहीं, लेकिन एशियाई बाजार मिला जुला और थोड़ा पॉजिटिव साइड पर कारोबार दिखा रहे हैं। खासतौर से हांगकांग के बाजार जो निचले स्तरों से रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। शंघाई एकदम फ्लैट है, हांगकांग 70 अंक ऊपर है, निक्केई में मामूली सी कमजोरी है और अमेरिका थोड़ा सा नीचे जाकर बंद हुआ था। डॉलर इंडेक्स और रुपए पर नजर डाल लीजिए। अब से थोड़ी देर में शुरुआत होगी प्री ओपनिंग सेशन की भी और करेंसी मार्केट की भी, तो उससे अंदाजा लगेगा कि आज हमारे लिए क्या संकेत है। 101.70 पर देखा था मैंने लास्ट, हाँ 101.65 पर है डॉलर इंडेक्स और 66.71 ये है लेवल डॉलर का। रुपया यहाँ पर कल बंद होता हुआ दिखा 66.71 पर। चलिए, इससे पहले कि बाजार खुले 2 पिक्स बाकी है वागले साहब की। उन्होंने कहा एक तो ऑयल इंडिया और अशोक लेलैंड खरीदिए। वागले साहब बाकी 2 बचे, एक तो आपका सेल आइडिया भी है ना आज जी? हाँ बताएं। बाय में LIC हाउसिंग के साथ जाना चाहूंगा। एक बड़ी मूव की तैयारी चल रही है, मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में अच्छी खासी मूव आ सकती है। 558 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 585। 5 से 6 दिन का व्यू है। और सेल में UPL में मुझे वीकनेस दिखाई देती है। इनकेस मार्केट करेक्ट होता है ये स्टॉक नीचे में जा सकता है। 690 का स्टॉप लॉस होगा, 672 का 3 से 4 दिन का टारगेट होगा। अच्छा, बॉम्बे डाइंग का चार्ट देखकर बताइए। बॉम्बे बर्मा देखिए, कल 10% तक की रैली बॉम्बे बर्मा में हुई। अच्छा, बाजार बंद होने के बाद खबर यह आई कि बॉम्बे बर्मा और बॉम्बे डाइंग के शेयर खरीदेगा। इस समय बॉम्बे बर्मा जो होल्डिंग कंपनी है वो 14.5% हिस्सेदारी बॉम्बे डाइंग का होल्ड करती है। ये बताइए, बॉम्बे बर्मा में तो क्या तेजी बनी है पिछले कुछ दिनों में। बॉम्बे डाइंग अब तक नहीं चला, ब्रिटानिया में अच्छी तेजी हुई है। बॉम्बे डाइंग इस खबर के चलते चल सकता है क्या? चार्ट क्या कहते हैं? हेमंत, बॉम्बे डाइंग का एक पैटर्न काफी पॉजिटिव है। एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो बनने की तैयारी है और वो कंफर्म कब होगा? जब 60 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा। आई थिंक 58-59 का कुछ प्राइस, 61 के ऊपर ट्रेड होगा, ये सीधा 65-66। तो मुझे 10% की तो मूव दिखती है। अगर थोड़े से लंबे अरसे की बात करें, इससे 3 से 6 महीने में, मुझे लगता है ये 75-80 तक जा सकता है। ओके, 75-80 तक जाने की तैयारी है इस स्टॉक की। चलिए, इस बीच खुल चुके हैं भारतीय बाजार। प्री ओपनिंग सेशन में देख लीजिए संकेत कैसे आते दिख रहे हैं। वाह वाह वाह, 9000 के पार, 100 अंक ऊपर सेंचुरी मारकर तो मजबूत शुरुआत करने के संकेत निफ्टी से आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर सेटल होने रहते हैं इन लेवल्स पर। किन लेवल्स पर इस वक्त बाजार खुलते हैं। इस बीच सेंसेक्स भी लगभग 60 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। रुपए पर नजर रखेंगे, देखते हैं करेंसी मार्केट की किस तरह की शुरुआत होती है और वो इम्पोर्टेंट होगा कि करेंसी बाजार क्या लेवल पर खुलते हैं। 66-71 ये कल का लेवल था, उसके मुकाबले में एक चीज अच्छी है कि रुपया मजबूती होता दिख रहा है। चलिए, 4-5 पैसा और मजबूती हुआ है आज। 66-67 का लेवल है, तो करेंसी की मजबूती है। डॉलर इंडेक्स भले 102 के करीब है, लेकिन करेंसी मार्केट में कहीं कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ओपनिंग सेशन में 9050। प्री ओपनिंग में तो जो मन की इच्छाएं हैं पूरी कर लेनी चाहिए। ट्रेडर्स को जो भाव देखना चाहे वो कर ले, लेकिन ध्यान रहे 9:05 के आसपास ही सौदे अपने कैंसिल कर दे, क्योंकि 9:07 से 9:08 के बीच में रेंडमली कोई भी समय पर कट ऑफ होता है और उस समय अगर आपके ट्रेड रहेगा, अगर आपने 9050 में निफ्टी शेयर मिल जाता है, आ भी जाएगी। एनीवे, चलिए, तो इस बीच कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उस पर राय ली जाए। टेक महिंद्रा, 2 रिपोर्ट्स आई है, क्रेडिट स्विस और मॉर्गन की तरफ से, और एक इन्होंने जो एक्विजिशन की बात की है, CGS का एक्विजिशन अप्रूव किया $110 मिलियन का। सुमित बताएं इस शेयर पर क्या राय है? वैसे तो IT कमजोर दिख रहा है, लेकिन क्या टेक महिंद्रा खरीदना चाहिए? बिल्कुल खरीदना चाहिए अनिल जी। टेक महिंद्रा के अंदर बेस बन चुका है, लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखा रहा है स्टॉक पिछले कई दिनों से, और अभी ऐसा लगता है कि ये 500 के ऊपर सस्टेन करने में एक यहाँ से एक अच्छा अप मूव ले सकता है, जिसके अंदर 530-550 के लेवल्स हमको टेक महिंद्रा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यानी 8 से 10% की तेजी होती है अगर ये लेवल्स देखने को मिलते हैं तो। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे भी ये स्टॉक के अंदर बाय बनता है। प्रेजेंट लेवल से कोई 5 से 7 रुपए का गिरावट आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 500 के ऊपर जैसे ये क्लोज करने में सक्षम होता है और वहां से वॉल्यूम ब्रेकआउट अगर हमको देखने को मिला तो 30 से 40 रुपए की तेजी बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में हमको देखने को मिलेगी। तो टेक महिंद्रा में अच्छी तेजी है ना। रुचि सोया 17%, कानपुर प्लास्टिपैक्स जो कल का जैकपॉट स्टॉक था वो फिर 12-15%, कल की 20% की तेजी के बाद बॉम्बे डाइंग में भी 5-6% की तेजी। HDFC जैसे हैवी वेट्स भी मजबूती के साथ खुलेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी मजबूती के साथ खुलेगा, तो आज दिन फिर से तेजी का लग रहा है। लग तो रहा है बिल्कुल, और 9000 के करीब खुल जाए तो बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं, लेकिन हाँ एसजेएक्स 50 में सुस्ती है, उससे तो बेहतर खुलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसे बेहतर शुरुआत के बाद ट्रेडिंग के मौके किन शेयरों में होंगे, किन पर आपको नजर बनाए रखनी चाहिए, और जहां पर एक्शन होते ही आप बिल्कुल अपना रिएक्शन दे दें। वो मिलते हैं आपको सुबह 7:30 से 8 के बीच में। हमारे 2 कैप्टन खेलते हैं स्टॉक 2020 का मैच। देख लेते हैं आज के टॉप 20 ट्रेडिंग आइडियाज।
पूरी टीम पर नजर डालिए। अब देखिए आज खबरों वाले शेयरों को टीम में शामिल किया है। महाराष्ट्र में एग्रीगेटर्स के लिए एक नए नियम आएंगे जिसके चलते ओला और उबर टैक्सी वालों को दरअसल सीएनजी के ऊपर अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्लीन फ्यूल के ऊपर अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। तो महानगर गैस में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स की मांग बढ़ती हुई नजर आएगी। साथ ही स्पाइस जेट पर नजर रखिए, यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। एस्कॉर्ट्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इस तरह से लगातार देखिए जो कीमतें हैं ऑटो कंपनियां बढ़ा रही हैं। अशोक लेलैंड बढ़ाने की खबरें आ रही हैं, कल आइशर ने बढ़ाए तो ये पैक अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। वी गार्ड में भी तेजी होगी गर्मी के थीम पर। और आप देखिए इन्वर्टर्स की बिक्री अगर बढ़ती है तो अमर राजा और एक्साइड जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। डिपेंडेबल, फ्री हिट और पिंच हिटर एक ही सेक्टर से है और वो है थर्मल पावर। रिलायंस पावर में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एनटीपीसी और अडानी पावर में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। जिस तरह से सरकार पावर कंपनियों को अतिरिक्त कोयला देने के लिए एक नई नीति बना चुकी है और कैबिनेट अगले हफ्ते उसको हरी झंडी दे सकता है, तो ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज के दिन। टीम में नजर डालिए, यहाँ पे पूरी तरीके से खबरों पे फोकस है। नए एयरपोर्ट्स को जो रिवाइव किया जाएगा, एनबीसीसी को उसको फायदा होगा। जिंदल स्टेनलेस में क्रेडिट स्विस ने रेटिंग बढ़ा के 150 टारगेट कर दिया है। साउथ इंडियन बैंक में एफआईआई की लिमिट को कॉशन लिस्ट से हटा दिया गया है। टीम लीज का टारगेट कोटक ने 1200 दिया है। पीएनसी इंफ्राटेक को 1400 करोड़ का ऑर्डर मिला है। यानी खबरों पर पूरा फोकस है। रुचि सोया के लिए अच्छी खबर है कि बल्क एडिबल ऑयल एक्सपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। पीएनबी और पीएनबी हाउसिंग पे फोकस करिए क्योंकि पीएनबी 7% हिस्सेदारी पीएनबी हाउसिंग में बेचने के लिए तैयार है। 1200 करोड़ का वैल्यूएशन आ रहा है। बॉम्बे डाइंग में नजर रखिए क्योंकि बॉम्बे बर्मा यहाँ पे स्टेक बढ़ाने वाला है और साथ ही मुंबई की जो रियल एस्टेट तस्वीर है पूरी बीएमसी की क्लैरिटी की बात हो रही है, तो डीबी रियल्टी भी उसी के मद्देनजर खरीदारी की सलाह होगी। राइट, तो ये हैं वो तमाम स्टॉक्स जो आज आपको बेहतरीन मुनाफा कमा कर देने का दमखम रखते हैं। लेकिन एक और ऐसा स्टॉक जिस पर नजर होनी चाहिए आपकी, जी हाँ, हम बता रहे हैं जैकपॉट स्टॉक। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल जो स्टॉक बताया था उसने 20% के अपर सर्किट लगाए थे, तो आज कौन सा शेयर है? चलिए सीधे चलते हैं आशीष से और जानते हैं। जो कंपनी आज चर्चा में उसी के साथ जाना चाहेंगे। ये कंपनी है अशोक लेलैंड, चेन्नई हेडक्वार्टर्ड। ये कंपनी हिंदुजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है और 1948 यानी कि आजादी के 1 साल बाद इस कंपनी का गठन हुआ था। ये कंपनी ट्रक्स और बसेस बनाने के लिए जानी जाती है और इनफैक्ट इस देश की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरर है और 16th लार्जेस्ट ट्रक मैन्युफैक्चरर है ग्लोबली। भारत के कुल बाजार का 1/3 यानी कि 33% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। इनफैक्ट भारत में ही नहीं 37 कंट्रीज में इस कंपनी का प्रेजेंस है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस में तो ये कंपनी लीडर है और बेहद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में। इस कंपनी का इस साइड ऑफ द ग्लोब कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 7 साउथ इंडिया में प्लांट्स हैं, एक उत्तराखंड में प्लांट है और एक यूएई में इस कंपनी का प्लांट है। यही नहीं, ऑप्टेयर नाम की यूके की बस मैन्युफैक्चरर है, उसमें 75% स्टेक है। जो श्रीलंका अशोक लेलैंड है जिसमें श्रीलंकन सरकार के साथ जेवी है, वहां पे 28% इस कंपनी के पास स्टेक है। इसके अलावा यूएसए की जॉन डेरे, जर्मनी की कॉन्टिनेंटल, फिनलैंड की अल्टीम्स ग्रुप, जर्मनी की एल्बोनेयर, स्पेन की रीजार, इन सब के साथ जेवीज हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के लिए। ये कंपनी इस समय बहुत स्वीट स्पॉट पे नजर आएगी। वो मैं क्यों कह रहा हूं, बेहद हैंडसम ग्रोथ इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। बिक्री आपकी स्क्रीन पर, मुनाफा आपकी स्क्रीन पर आएगा। घाटे से ये कंपनी अब लगातार तगड़ा मुनाफा क्लॉक कर रही है। इस कंपनी के रेवेन्यू मिक्स आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए और उसके बाद एक एक करके मैं समझाऊंगा ये मोमेंटम, एक्सपेक्टेशंस या इन्वेस्टमेंट रैशनल क्या बनता है। पहले एलसीवी की बात, 5% इस समय रेवेन्यू शेयर वहां से आता है। निसान के साथ जो जेवी था खत्म कर दिया गया है। नवंबर में वो तीनों कंपनी जो फ्लोट करी गई थी, अशोक लेलैंड ने पूरा स्टेक खरीद लिया निसान से। अब ये कंपनी क्योंकि अब तक लेगार्ड था, निसान के साथ इश्यूज चल रहे थे, ये जो सेगमेंट है 25-26% के ग्रॉस मार्जिन हैं, कंपनी के मार्जिन से कहीं बेहतर। अब ये एलसीवी सेगमेंट को वापस उठाना चाहते हैं। अगले 2 सालों में मैनेजमेंट कह रहा है ईपीएस एक्रेटिव होगा, ईबीटा एक्रेटिव होगा और नए लॉन्चेस के चलते मार्केट शेयर पकड़ने की कोशिश होगी। आफ्टर मार्केट जो सेगमेंट है 8% इस समय कंट्रीब्यूट करता है। इस सेगमेंट में मैनेजमेंट ने Q3 के कॉन कॉल में कहा है कि आगे रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। डिफेंस के लिए अशोक लेलैंड जाना जाता है।
जो तीसरा सेगमेंट है लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स जो है, इंडियन आर्मी के लिए सबसे बड़ा सप्लायर ये कंपनी है और जो नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आई है, तगड़ा उछाल इस सेगमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। चौथा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एक्सपोर्ट्स का। आमतौर पे कमर्शियल व्हीकल स्पेस में हर 4 साल में एक डाउनटर्न आता है और इसी से डीरिस्क करने के लिए कंपनी अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर रही है। डोमेस्टिक मार्केट में डिपेंडेंस कम करके एक्सपोर्ट मार्केट में बढ़ा रही है। इसीलिए यूएई, बांग्लादेश, श्रीलंका में असेंबली प्लांट्स खड़े करें, वेस्ट में ईस्ट अफ्रीकन मार्केट्स में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, नए मार्केट्स में उतर रही है, नए मॉडल्स और खासतौर पर इलेक्ट्रिक वेरिएंट एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए उतार रही है। अगले 5 सालों में मैनेजमेंट का कहना है यहां से 25 से 30% कुल आय का शेयर आएगा। तो यहां पे एक्सपोर्ट मार्केट में तगड़ा तवज्जो दिया जा रहा है। जो कोर बिजनेस है, Q3 में ध्यान रखें, बस वॉल्यूम्स इस देश में 30% बढ़े थे साल दर साल। अशोक लीलैंड की यही सबसे तगड़ी पकड़ है। यही नहीं, ट्रक मार्केट में इंडस्ट्री के वॉल्यूम्स 3% डिक्लाइन हुए थे, जबकि अशोक लीलैंड की बिक्री इनफैक्ट 9% उछली है। इसीलिए इस कंपनी का मार्केट शेयर लगातार सुधर रहा है। एक साल में 30% से 33.5% के आसपास मार्केट शेयर, 350 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का उछाल देखने को मिला है। और फरवरी में भी आपको याद होगा हाल के जो आंकड़े आए, 5% बिक्री में उछाल था। तो जो गुड रन है वो कंटिन्यू होता हुआ। ये कंपनी लगातार डोमेस्टिक एमएचसीवी स्पेस में आउट परफॉर्म कर रही है और अब एक्सपोर्ट और डिफेंस सेगमेंट में जो फोकस बढ़ा रही है, उससे अपने मॉडल को डी-रिस्क करने की कोशिश हो रही है, वोलेटिलिटी को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है लंबी अवधि में। मार्जिन Q3 में हल्के प्रेशर में थे, 10.5% के आसपास। 2 वजह थी। एक तो मटेरियल कॉस्ट बढ़े, इस कंपनी ने प्राइस हाइक्स नहीं लिए। जनवरी में इस कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए तो मार्जिन में जो दबाव था अब उससे उभरते हुए नजर आएंगे। दूसरी दिक्कत की बात, डीमोनेटाइजेशन के चलते इंडस्ट्री में डिस्काउंटिंग बढ़ी थी। अब क्योंकि रीमोनेटाइजेशन हो रहा है, वो डिस्काउंटिंग लगातार वापस कम हो रही है, उसका फायदा प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह के सरकार के तमाम इनिशिएटिव्स हैं, डीमॉटलनेकिंग करने की कोशिश हो रही है इंफ्रा प्रोजेक्ट की, उसका भरपूर फायदा मिलना है। तो एमएचसीवी सेगमेंट में ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है पिकअप होंगे। और ध्यान रखें, BS4 एमिशन नॉर्म्स अप्रैल से लागू होने कहा जा रहा है, उससे पहले इस महीने मार्च में अच्छा स्पर देखने को मिलेगा और शायद इतना तगड़ी बाइंग आए कि सेक्टर की रिवाइवल के संकेत देखने को मिले आपको। स्क्रैपेज पॉलिसी जल्द अनाउंस होने वाली है, वो एक और बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और मैं इसीलिए अशोक लीलैंड को इन सब के लिए हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि कहा जाता है एमएचसीवी सेगमेंट में हाईएस्ट डिपेंडेंस है इस कंपनी की डोमेस्टिक मार्केट में। अगर इस स्पेस को उभरना है तो लिस्टेड कंपनीज में सबसे बड़ा फायदा अशोक लीलैंड को होगा। हर 2 साल में, अगले 2 सालों में हर क्वार्टर में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात कर रही है। अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, अपने ग्लोबल फुटप्रिंट्स को ये कंपनी बढ़ा रही है। बैलेंस शीट को लेकर इश्यूज थे, अब आपकी स्क्रीन पर डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी का आना चाहिए। महज 0.24 टाइम्स में तमाम नॉन कोर एसेट्स कंपनी ने ऑलरेडी डाइवर्सिफाई कर ली है। तो ये जो कंपनी कॉस्ट कम कर रही है, डेट रिड्यूस कर रही है, वर्किंग साइकिल इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, नॉन कोर एसेट से डाइवेस्टमेंट जो कर रही है और जो प्रोडक्ट गैप जो फिलअप कर रही है, उसके चलते इसके मार्केट शेयर गेन्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव हो रही है। इस कंपनी अशोक लीलैंड को रडार पे रखें। ओके, तो अशोक लीलैंड ये वो स्टॉक है जो वागले साहब को पसंद है, उनके टॉप पिक्स में था। सुमित बगड़िया जी ने कहा 95-97 तक जा सकता है, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। अच्छा बागले साहब, आप कह रहे थे 10% तक की तेजी बनेगी। हाँ, 2 एक्सपर्ट के रडार पे है। हाँ, और बाकी हम सबके रडार पे भी अब आ गया है। बिल्कुल, तो ये शेयर, अच्छा मुझे याद है जिस दिन इसके कमजोर आंकड़े आए थे उस दिन भी हमने कहा था ये जो घुमा ये स्टॉक, एक मिनट वो भाव नहीं आया। हाँ, क्या तेजी देखने को मिली स्टॉक में। तो सर आपका टारगेट एक बार फिर से दोहराइए। मेरा आज और कल का टारगेट 96 है। 96, ओके। और सुमित बगड़िया जी भी कह रहे थे 95-97 तक ये शेयर जा सकता है। तो अशोक लीलैंड पर रहेगी नजर साफ तौर पर। और देखिए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा प्री ओपनिंग ट्रेड में। बॉम्बे डाइंग 6% मजबूत खुलेगा तो बॉम्बे बर्मा शेयर खरीदेगा तो बॉम्बे डाइंग में तेजी होगी। रुचि सोया 7% ऊपर। कैबिनेट की बैठक में अगले हफ्ते बड़े फैसले आएंगे। डीबी रियल्टी में तेजी होगी। एनबीसीसी, अच्छा पावर शेयर देखिए, रिलायंस पावर 1.5% मजबूती के साथ खुलने की तैयारी कर रहा है। और मुझे याद है टोरेंट पावर एनटीपीसी कह रहे थे विकास सेठी जी कि यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। और अडानी पावर पसंद था हमारे एक्सपर्ट वागले साहब को 3% की मजबूती के साथ। अडानी पावर भी खुलने की तैयारी करता हुआ, आप भी कह रहे थे पावर शेयरों में दमदार। बिल्कुल, प्राइवेट पावर प्लेयर्स बड़े मजबूत रहेंगे। बॉम्बे डाइंग एक और 6% मजबूत खुल रहा है। खबरें आ रही कि यहाँ पर स्टेक बढ़ाई जा सकती है प्रमोटर्स की तरफ से। पीएनसी इंफ्रा 5% मजबूत, 1400 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर इन्हें मिला है, उसका फायदा साफ तौर पर दिख रहा है। साउथ इंडियन बैंक 2.5% मजबूत खुल रहा है। एफआईएस के लिए मैदान खुला है खरीदारी करने के लिए अब। और
ट्राइडेंट जो रिकमेंड किया विकास जी ने, देखिए ये 1.5-2% मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है। अदानी पावर 4% मजबूत है, क्या बात है। अदानी में अच्छी तेजी होती है, देखिए रिलायंस सबसे छोटा टिकट साइज का अच्छा यही, और सबसे बड़ा भी प्राइवेट में कैपेसिटी इन्हीं के पास है। अच्छा, लक्ष्मण अपने लिंक में बता रहे थे कि अडानी पावर के पास प्लांट्स तैयार हैं और कोयला नहीं है, तो सबसे बड़ा जैकपॉट उन्हीं का लगने वाला है। उनके लिए तो लॉटरी लगेगी कि भाई उन्हें कोयला मिलेगा, लिंकेज मिलेगी। अच्छा, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 4% नीचे खुल रहा है, 4.5% के आसपास के एनपीए की जो संकेत दिए 0.1% से, यानी कि थोड़ा लोग निराश हो रहे हैं। तो यहां पर आज कमजोर शुरुआत के आसार आपको नजर आएंगे, लेकिन बाजार मजबूत शुरुआत के संकेत दिखा रहे हैं। 45 अंकों पर सेंसेक्स पर है, निफ्टी पर 15 अंकों की मजबूती आपको नजर आएगी। तो एक और सुमित, टेक महिंद्रा पर, अच्छा मैं राय ले चुका हूं आपसे टेक महिंद्रा पर, लेकिन राय लेना चाहता हूं आपसे ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर पर। कुणाल, लगातार 2 दिन से मैं देख रहा हूं, पहले रिलायंस म्यूचुअल फंड ने खरीदा, कल मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा। इस शेयर में हो क्या रहा है और चार्ट पर क्या कुछ अभी संकेत बचे खरीदारी के? देखिए अनिल जी, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, बहुत कम यहाँ पर वॉल्यूम देखे जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में स्टॉक है। मुझे लगता है कि और ऊपर जा सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 275, 280 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है निश्चित रूप से बने रहें, स्टॉप लॉस 260 पर रखें, 275, 280 मुझे लगता है इसका होना है। ओके, तो ये राय है। और इस बीच चलिए बाजारों के खुलने की करते हैं तैयारी, और प्री ओपनिंग सेशन से जो संकेत हैं आगे बढ़ेंगे। टेक महिंद्रा टॉप गेनर जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिलायंस फिर से 1% मजबूत है आज के सेशन में, 1318। एनटीपीसी 1% मजबूत है। तो वो तमाम शेयर जो जहां आप तेजी देखना चाहते हैं दिखेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। इन्फोसिस 1% के नुकसान के साथ टॉप लूजर इस वक्त आपको नजर आएगा, यहाँ थोड़ा सा नुकसान दिखेगा। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन 4% नीचे दिख रहा है और 8% ऊपर रुचि सोया दिख रहा है। कल का जैकपॉट कानपुर 7% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, तो आज वहां पर खरीदारी बरकरार रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की पारी की पहली टिक के साथ। सेंसेक्स ने 32 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत की, निफ्टी 11 अंक ऊपर खुलता हुआ 8,975 पर। टेक महिंद्रा 1.25% ऊपर, टॉप गेनर उसके ठीक पीछे है रिलायंस 1% की मजबूती के साथ, और टेक महिंद्रा में भी 1% की मजबूती बनती हुई दिख रही है। तो ये 3 स्टॉक, पावर ग्रिड 1% मजबूत है, कोल इंडिया 0.5% मजबूत है, एनटीपीसी मजबूत है। तो सरकारी कंपनियों से तेजी होती दिख रही है। और इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए एनटीपीसी और भेल भी है। तो पावर कंपनियां आज एक्शन में, बिल्कुल। तो पावर कंपनियां आज जबरदस्त एक्शन में, फॉर्म में दिख रही हैं। आप देखिए आरईसी जैसे स्टॉक्स और दूसरे पीटीसी जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स मजबूत है। अच्छा, टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में देखिए अब अशोक लेलैंड आता हुआ 1.5% की मजबूती, 2% की यहां पर भी होती हुई नजर आ रही है। और टेक महिंद्रा में भी अच्छी तेजी। अच्छा, पीएसयू स्टॉक्स देखिए, पीएनबी में बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। ऑटो शेयरों में न सिर्फ अशोक लेलैंड, आइशर मोटर जिसने कल दाम बढ़ाए थे, वहां पर भी मजबूती के साथ ही कारोबार होता हुआ आपको नजर आएगा। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक और ऐसा स्टॉक जो पावर सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर भी तेजी है। आज के दिन तो चौतरफा रैली देखने को मिल रही है, पावर शेयरों में पावरफुल प्रदर्शन। बॉम्बे डाइंग, हम आपसे कह रहे थे इस शेयर पर रखिए नजर, 7% की रैली। अब बॉम्बे बर्मा ने कहा है कि शेयर खरीदेंगे तो यहां पर तेजी होगी। कल इसी तरह की तेजी हमने बॉम्बे बर्मा में देखने को मिली थी। अच्छा, कानपुर प्लास्टिपैक्स 14% ऊपर, कल का जैकपॉट स्टॉक 20% की रैली के बाद आज 14% की मजबूती दिखाता हुआ। टीम लीज आज खबरों के दम पर 5% ऊपर है। पीएनसी इंफ्रा में भी खबरों के दम पर अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड में तेजी बढ़ती जा रही है, 2.5-3% ऊपर। कैश मार्केट में देखिए क्या दमदार प्रदर्शन अशोक लेलैंड दिखा रहा है, और दाम बढ़ने की यहाँ पर खबरें भी हैं, तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आज का जैकपॉट स्टॉक भी, और कल का जैकपॉट स्टॉक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बिल्कुल, जैकपॉट का वक्त है और वही तेजी अच्छी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतरीन एक्शन है। 4% नीचे एसकेएस माइक्रो है, यानी कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस स्टॉक के लिए क्या अहम सपोर्ट लेवल है, बागले साहब जरा बताएं चार्ट देखकर। अनिल जी, ये लेवल पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। 760, 755, आज का जो लो है 757, आई थिंक यही लेवल है, यहीं से बाउंस बैक होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये लेवल तोड़ेगा। अगर मुझे तेजी करनी है तो मैं यही लेवल पे करूंगा। ओके, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इस पर रखिएगा नजर। साथ ही इन्फोसिस में आज दबाव देखने को मिल रहा है, तो आईटी कंपनियां थोड़ा ठंडा प्रदर्शन दिखाती हुई। हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स थोड़ा सा वीक है, वेदांता में कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये शेयर देखिए अच्छी तेजी आज के साथ मेरे रडार पे आया था हेमंत, क्योंकि स्टॉक देखिए एफएनओ में टॉप गेनर है आज, कल भी दौड़ लगा रहा था। हाँ, कोई खबर ऐसी सुनने में नहीं आई है। और हालांकि ओपन इंटरेस्ट आज ज्यादा बढ़ा नहीं किसी भी शेयर में, फिर भी जितना बढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ने वाला यही शेयर है क्रॉम्पटन। क्रॉम्पटन में क्या एक्शन हो रहा है सुमित, इस स्टॉक में क्या कोई तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है 71 के आसपास?
देखिए जी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर लोअर लेवल से तेजी तो देखने को मिल रही है और स्टॉक ने 67-68 के आसपास सपोर्ट भी लिया है और ये यहाँ से तेजी दिखाएगा जिसके अंदर इमीडिएटली 73-75 के टारगेट होंगे। बट इसका मेन ब्रेकआउट हमको देखने को मिलेगा 73 लेवल ब्रेक होने के बाद। जैसे ये स्टॉक 73 का लेवल ब्रेक करेगा उसके बाद ये 80 के लेवल्स के लिए ओपन हो जाएगा, यानी जो पहला पड़ाव है क्रॉम्पटन ग्रीव्स का वो है 73। बाइंग जरूर बन रही है, प्रेजेंट लेवल्स पे भी कर सकते हैं। अगर बाई चांस ₹1 यहां से नीचे गिरता है तो अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। 73 ब्रेक होने के बाद 7 से 8 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर। अच्छा सुमित, साथ में अशोक लेलैंड जहां पर आप कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए, खुल गया है, स्टेबल हो गया है। एफएनओ गेनर्स में देखिए परसेंटेज टर्म्स में सबसे ऊपर भी पहुंच गया है। क्रॉम्पटन के बाद साउथ इंडियन बैंक और फिर अशोक लेलैंड। अभी खरीद लें? बिल्कुल, अशोक लेलैंड के अंदर तो जैकपॉट भी आ चुका है तो खरीद ही लेना चाहिए। ये स्टॉक यहां से भागना चाहिए। मैंने कंजर्वेटिव टारगेट दिए थे 97 तक के, अब सब कंसेंसस मिल रहे तो हो सकता है ये स्टॉक 100 का लेवल क्रॉस कर दे और तेजी वैसी बन भी रही है। और ऑटो के सभी स्टॉक्स के अंदर एक हमको अच्छा मूव देखने को मिल रहा है लास्ट 2 डेज के अंदर और ऐसा लगता है कि अशोक लेलैंड ने भी अपना बेस बना लिया और यहां से एक अच्छी तेजी दिखाएगा, यानी इमीडिएट टारगेट 97 लेवल्स। उसके बाद हो सकता है हमको ट्रिपल डिजिट 108 से 110 तक के लेवल्स आने वाले कुछ ही हफ्तों में देखने को मिल जाए। टॉप 10 स्टॉक्स में देखिए अडानी पावर, रिलायंस पावर, टोरेंट पावर, एफएनओ में तो पावर शेयर हम कह भी रहे थे पावरफुल प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बिल्कुल। क्रॉम्पटन में कुछ खबरें आ रही कि इनका कुछ ओवरसीज कारोबार बिकने की चर्चाएं चल रही पहले भी थी और उसके बाद वो डील हो नहीं पाई। अगर वो हो जाती है तो बड़ी रीरेटिंग वाला हिसाब होगा। इस खबर के दम पर ये शेयर भाग रहा है। सही है नहीं है वो पता चलेगा, लेकिन अगर ये होता है तो ये बात सही, क्योंकि क्रॉम्पटन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। गेम चेंजर हो, वो बड़ा ठीक उसी तरह का वैल्यू अनलॉकिंग होगा जैसा डीमर्जर के बाद जो दोनों इन्होंने किया। तो अब ये होता है या नहीं होता है इस पर नजर रखिएगा, लेकिन अगर ये होता है तो क्रॉम्पटन हाई बीटा शेयर है और ये हाँ फिर अच्छा, खबरों के आने से पहले ही भाग जाता है। हाँ, तो कल भी आप जैसा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था और आज भी फिर इसी हिसाब से एक और स्टॉक जो आज मिस कर दिया हमने बात करने से, जिंदाल स्टील एंड पावर। क्रेडिट स्विस की बड़ी दमदार रिपोर्ट आई है इस स्टॉक पर। अगर क्रेडिट स्विस 150 रुपए का लक्ष्य लेकर चल रहा है तो ये इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और स्टॉक देखिए आज आधा % मजबूत है। चलिए आपने किस भाव पर बताया था मुझे बताइए ना एक बार। ये तो काफी नीचे था मेरे ख्याल से। मुझे याद है उसके बाद से वन वे रैली। अच्छा, सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने अपना ध्यान इसके ऊपर बदला। यही ऐसा स्टॉक था जो पावर में चल नहीं रहा था। अच्छा, आज तो पावर सेक्टर का दिन भी, पावर दोनों चीज। अच्छा, नीरज की टीम में भी था यार। अच्छा, आज ये टीम में था। और सबसे बढ़िया बात क्या है, जो सबसे बढ़िया बात इस शेयर के लिए बता दूं वो ये है कि मैं बैन में नहीं है। ये नहीं माफ कीजिए, ये बैन में आ गया है। बैन में है एक्चुअली। और एनीवे तो लेकिन 400 पूछ ली जाए, कैश मार्केट में तो भागता ही है। बैन में होते हुए भी मुझे इसका पैटर्न अच्छा लगता है। अच्छा, फरवरी 1 मिनट सर, फरवरी सीरीज में जब ये बैन में आया था, बैन में आने के बाद ही चला था, आप याद करिए क्या तेजी देखने को मिली। सर सॉरी बताइए। हाँ, लेकिन शायद वो होते हुए आज के दिन में इतनी मूव नहीं आएगी, बट मुझे नहीं लगता ये वीक है। अगर सरप्राइज होगा तो अपसाइड में होगा और जैसे ये 130 ब्रेक करेगा, मैं आज होगा कल होगा वो मैं नहीं कह सकता, बट 130 के ऊपर सीधा 138 140 तक जा सकता है। ओह, तो स्टॉक पर रखिए नजर। और आप देखिए हम आपको बता रहे हैं टॉप 10 एफएनओ गेनर्स में जेएसपीएल, अडानी पावर 2.5% ऊपर, रिलायंस पावर 2.5% की मजबूती दिखा रहा है। और टॉप 3 में अगर आप आए तो फिर तो अशोक लेलैंड का नाम होना ही है। अब देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचता हुआ क्रॉम्पटन सबसे पहले और उसके बाद अशोक लेलैंड का स्टॉक दमदार तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, और हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैसे भूल सकते हैं। आज फिर देखिए 9 साल के खुलते ही नए उच्चतम स्तर इसने बनाए और अब ये 1300 के ऊपर कंफर्टेबल है। आप देखिए 1% की तेजी यहाँ दिखने को। और मुझे याद है वागले साहब कहते थे कि ये 1150 के नीचे नहीं जाएगा, कुछ भी हो जाए। और वागले साहब का टारगेट भी एक बार फिर से आपको धरा दूं, 1500 रुपए का है इस स्टॉक पर। सर सही बोल रहा हूँ? 1500 टाइम भी बता दीजिए। नहीं, मैंने तो 2000 की बात की। शॉर्ट टर्म में 1500। हाँ, मुझे लगता है 1500 जिस तरह से जा रहा है अगले 1 से 3 महीने के अंदर ही आ जाना चाहिए। वाह, 1 से 3 महीने में ही 1500 पहुंचने की तैयारी है रिलायंस की। बेहतरीन तेजी, 2.5% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा होता हुआ दिखा है, तो काफी अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है इस काउंटर पर आज के सेशन में। इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें बाजार एकदम शांत कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट है, निफ्टी 5 अंक ऊपर है, लेकिन मिड कैप शेयरों में भी आज एक्शन ठीक ठाक सा है। मतलब कोई बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ी मंदी होती नहीं दिख रही है। कुछ स्टॉक्स जो अभी भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉम्बे डाइंग 7% मजबूत है, रुचि इंफ्रा 4% है, यहां पर तेजी बनी हुई है। साउथ इंडियन बैंक, हाँ, इस पर एक राय ली जाए। सुमित बताइए, खरीदेंगे क्या आप ये स्टॉक? आज एफआईज के लिए खरीदारी के लिए लिमिट खुली है यहां पर। जी बिल्कुल, ये स्टॉक के अंदर
मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से एक अच्छी तेजी मिलनी चाहिए। ये स्टॉक वैसे भी बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है और लोअर लेवल से हमने इसमें कुछ तेजी भी देखी है पिछले कुछ दिनों में। अभी इमीडिएटली ये स्टॉक का ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो है 21 रुपए 30 पैसे के आसपास। जैसे ये स्टॉक 21 रुपए 30 पैसे का लेवल तोड़ेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमको 23 से 25 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। आई थिंक इसका शॉर्ट टर्म बेस बन चुका है। 20 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 20 रुपए 70 पैसा 80 पैसा अभी ट्रेड कर रहा है। 20 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें। 21 रुपया 30 पैसा इंटरडे का पड़ाव है। जैसे 21 रुपए 30 पैसे का लेवल टूटेगा तो 23 रुपए से 25 रुपए के लेवल्स हो सकता है हमको मार्च एक्सपायरी के अंदर ही देखने को मिले। बाय बनता है 20 रुपए के स्टॉप लॉस से। ओके, बाय बनता है 20 रुपए के स्टॉप लॉस से। और देखिए हमारी टिकर टीम आपको लगातार बता रही है सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर का क्या इंपैक्ट होता है। नई कोयले की पॉलिसी तैयार हो चुकी है और हम आपको लगातार बता रहे हैं। अच्छा सुमित जी, आप बताइए इस पूरे सेक्टर में आपको कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा लगता है? जेएसडब्ल्यू एनर्जी, रिलायंस पावर, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए रिलायंस पावर अब दिन के उच्चतम स्तर पर, अडानी पावर दिन के उच्चतम स्तर पर, जेएसपीएल जिस पर अनिल काफी दिनों से बुलिश हैं। हालांकि ये थर्मल में है क्या जेएसपीएल? थोड़ा बहुत होगा, अगर होगा तो मेरे ख्याल में गैस पावर, गैस वाला है जेएसपीएल में पावर मेरे ख्याल। हाँ, लेकिन फिर भी देखिए तेजी तो आज सारे पावर सेक्टर में देखने को मिल के चक्कर में चल रहा है। क्रेडिट स्विस ने 150 का टारगेट कर दिया, 110 से बढ़ाकर तो नेचुरली थोड़ा फर्क। क्रेडिट स्विस सबसे रिस्पेक्टेड ब्रोकरेज हाउस है। एक और चीज ये जेपी ग्रुप और जेएसपीएल ग्रुप में ये कि इनके एनपीए की समस्याएं धीमे धीमे कम हो रही है। वो जो रेट की जो ये धीमे धीमे एसेट्स बेच कर जो कंट्रोल में ला रहे हैं, तो वो एक अच्छा संकेत है। तो सुमित से पूछ लें क्या एक बार, कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है? सुमित बताइए। अच्छा हुआ आपने हेमंत पूछ लिया, मैं वैसे भी बोलने की कोशिश कर ही रहा था। अदानी पावर मुझे ऐसा लगता है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। अदानी पावर के अंदर 2015-2017 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने आज ब्रेकआउट दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ये 39.50 40 के ऊपर बंद देगा तो ये स्टॉक यहां से 30% की तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर हमको इमीडिएटली 48 से 50 रुपए तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक सबसे पहला पिक अदानी पावर होना चाहिए प्रेजेंट लेवल्स पे। आज की क्लोजिंग इसके अंदर अहम होगी। ब्रेकआउट ऑलरेडी हमको देखने को मिल रहा है। 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है। वो ये शो करता है कि स्टॉक इमीडिएटली 45 रुपए से 50 रुपए तक के स्तर हमको जल्दी ही दिखाएगा। हो सकता है ये 60 रुपए तक भी चला जाए। तो ये ब्रेकआउट है, इसके अंदर काम करके बाय करके काम करना चाहिए। दूसरी तरफ जिंदल स्टील मेटल सेक्टर में भी वैसे तेजी है, कमोडिटीज के अंदर भी अच्छी खासी तेजी चल रही है। आने वाले कुछ महीने और तेजी के लगते हैं। तो जिंदल स्टील के अंदर ये भी एक इंपैक्ट है जिसकी वजह से हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। और ये स्टॉक ने सबसे लेट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है और बहुत स्पीड से भाग रहा है। ये स्टॉक भी इमीडिएटली 140-150 के लेवल्स दिखाएगा। हो सकता है हमको 170 तक के लेवल्स देखने को मिले। इस स्टॉक के अंदर पिछले 10 दिनों में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली है। छोटी सी गिरावट अगर कोई आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 140 से 170 के टारगेट्स के लिए। ओके, और इस बीच एक और स्टॉक जो एक्शन में दिख रहा है सीमेंस। ये देखिए कुणाल, इसके चार्ट्स में कहीं कोई दम दिखता है क्या? क्योंकि पावर स्टॉक्स और पावर से रिलेटेड तमाम शेयर जो चलते हुए दिख रहे हैं उसमें सीमेंस में पोजीशन बनना शुरू हुई है। 2-1% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। स्टॉक दिन के हाई पॉइंट के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय रखते हैं सीमेंस पे कोई खरीदारी की जाए? देखिए अनिल जी, काउंटर एक रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1180 से लगभग 1230 की रेंज है और वहीं से हम तेजी बनते देख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्ले जरूर बनता है। 1230 के टारगेट से बाय करें, स्टॉप लॉस 1180 पर। तो सीमेंस पर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और इसी बीच आप देखिए अडानी पावर, अब सुमित जी ने बोला अब इससे बढ़िया शेयर नहीं है, बागले साहब ने बोला इससे बढ़िया शेयर नहीं है। 4.5% की मजबूती, दिन के हाईएस्ट लेवल पर यह शेयर पहुंच चुका है। रिलायंस पावर 3% ऊपर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 2.5% ऊपर, अशोक लेलैंड 2% ऊपर, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अच्छा, एक्साइड, बागले साहब जब सुमित बगड़िया जी बात कर रहे थे तब कह रहे थे मुझे एक्साइड बहुत पसंद है। सर बताइए आपका टारगेट क्या है एक्साइड पर? हेमंत 215.70 215.80 चल रहा है। जैसे ये 216.50 क्रॉस करेगा मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। और वो जब होगा तो 221 222 तक की मूव आ सकती है इंट्राडे या कल तक। और इसका स्टॉप लॉस 214 रुपए 50 पैसा होना चाहिए, ये मार्च फ्यूचर्स के लेवल से। और इस बीच क्रॉम्पटन ग्रीव्स की जो हम बात कर रहे थे, हमारी रिसर्च टीम में सोनम मेहता ने ये जानकारी भेजी है कि क्रॉम्पटन की ये खबर आ चुकी है। एक्चुअली जो हम बोल रहे थे कि विदेश में कंपनी बेचने की बात जो कर रहे थे, 120 मिलियन पाउंड में ये कंपनी उन्होंने बेची। तो ये तो एक अच्छी पॉजिटिव हो सकती है खबर इसके लिए कि इन्होंने अपने B2B ऑटोमेशन कारोबार की बिक्री, स्पेन की जो कंपनी है और उसके साथ उनकी जो सब्सिडरीज हैं इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस और इंडिया में, ये बेची। तो ये एक खबर आती हुई दिख रही है। और इस पैसे का इस्तेमाल
ये एक तो कर्ज कम करने में करेंगे और दूसरा हिंदुस्तान के ऑपरेशंस पर ये करेंगे फोकस। तो ये बड़ी खबर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए। विकास, कैसे देखते हैं आप इस खबर को, और क्या इसके दम पर क्रॉम्पटन में खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज है। स्टॉक में हमने एक अच्छा तेजी बिल्कुल देखी है, बट मुझे लगता है थोड़ी और अपसाइड्स रहेगी। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इन लेवल्स पे भी ले सकते हैं, और मुझे लगता है यहां से कुछ 5-7% के रिटर्न्स और मिल सकते हैं, तो वहां पे प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। बाकी लंबी अवधि के लिए इसमें गिरावट का इंतजार करना चाहिए और फिर निवेश करना चाहिए। तो ये राय क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर। और एक्साइड जिसकी बात वागले साहब कर रहे थे, अब आप देख लीजिए 216 का भाव क्रॉस कर चुका है और ये शेयर भी अब बढ़ने के लिए तैयार होता हुआ। लेकिन अडानी पावर की तो तेजी देखिए रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 5% की मजबूती देखने को मिल रही है। ये सब भागेंगे पावर सेक्टर वाले शेयर जो छोटे, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स औपचारिक ऐलान हुआ है बाय द वे। आप देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर है ये जो आप सोनम बता रही है खबर। तो ये खबर कंफर्म है जो हम बात कर रहे थे कि अगर एक बार टारगेट ले लिया जाए। हाँ बिल्कुल, क्रॉम्पटन के टारगेट वाले साथ से ही लेते हैं, हमारे बदल में बैठे हुए हैं। बताइए कितनी तेजी होगी आज? तो मुझे लगता है 73.50, 73.70, मतलब कितने हुए? 2 रुपए यहाँ से काफी मूव होती है एफएनओ में। बिल्कुल। एक स्टॉक हेमंत जो इतना नीचे खुला, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन, पूरा रिकवर हो जाए, रिकवर और डेज हाई पे हो गया। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है शेयर में, जहां खुला वहीं बॉटम बनाया। जो मैं शुरुआती 3-4 मिनट में देख रहा था, ओपन इंटरेस्ट तेजी से घटा, ठीक है, 3-4%, बड़े लोग, तो इसलिए मैंने कवर नहीं किया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर ये 7% ओपन इंटरेस्ट आ गया है और स्टॉक निचले स्तरों से रिकवर कर डेज हाई पर आ रहा है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अंदाज लगाने वाली बात। विकास, आपसे इस पे राय लूंगा मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या ऐसा हो सकता है अगर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंडसइंड बैंक या किसी और के साथ मर्जर करना हो, ठीक है, और अगर वो मर्जर करना, और मर्जर करने वाला जो भी बैंक होगा या जो भी आगे दावेदार होगा, वो कहेगा कि देखिए आप अपनी पहले एक बार बुक्स क्लीन कर दीजिए, उसके बाद हम मर्जर करें। अचानक से कल कॉन्फ्रेंस कॉल बुलाने का क्या मकसद हो सकता है? कहा गया था, मैं आपको पूरा स्क्रिप्टेड है, बराबर है। 4.5% आप ये कह रहे हैं कि जो ये यूपी और महाराष्ट्र में जो अकाउंट है वहां पर दिक्कत है, यानी कि आप मर्जर के पहले कोई भी बैंक खरीदेगा तो कहेगा हमें बैलेंस शीट साफ सुथरी एकदम क्लीन चाहिए, पुरानी चीजें साफ कर दीजिए। तो क्या ये उस तरफ इशारा है? 100% उस तरफ इशारा है। ये डील होनी है देखिए, और ये मैनेजमेंट को पता है, बातें हो चुकी हैं, काफी आगे तक पहुंच चुकी है। स्वैप रेशियो के डिसीजंस पर सब होना बाकी हैं। कुछ ही दिनों में हम आपको बताएंगे स्वैप रेशियोज क्या निकल कर आएंगे, लेकिन ये शेयर तेजी के लिए तैयार है। हम कल भी कह रहे थे, आज भी देखिए इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस के बाद, इतने बड़े बड़े ब्रोकरेज की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद जहां खुला वहीं से खरीदारी आगे। बाजार नेगेटिव रिपोर्ट में देखिए हेमंत क्या है, कोटक, मोतीलाल ओसवाल, क्रेडिट स्विस, 3 की नेगेटिव रिपोर्ट है। इन 3 को और 3-4 और ऐसी मिला दे, रेलीगे, रेडलवाइस टाइप, उन सबसे भी भारी मॉर्गन स्टैनली जिसने 950 का टारगेट दिया है। तो मॉर्गन स्टैनली को ज्यादा समझ है, और इसी पर मैं एक राय लेना चाहता हूं कि ये स्टॉक क्या कमजोरी में सबसे बेस्ट बाय है। विकास बताइए। बिल्कुल अनिल जी, बाजार खुलने के पहले भी जब आपने पूछा था तो मैंने यही कहा था कि अगर ये वीक होता और 750 के लेवल पे आता है, बिकॉज लग रहा था कि जिस तरह से चारों तरफ से नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है और बाजार भी इतने कोई पॉजिटिव खुलने वाले नहीं थे, तो हो सकता है एक नीचे रिएक्शन आता और ये इस लेवल पे दिखाई देता, बट वैसा हुआ नहीं। बट जहां पे खुला 3-4% नीचे खुला, वहीं से बिल्कुल एक रिकवर हो गया। मुझे लगता है ये स्टॉक में जो गिरावट आती है या जो गिरावट आई हुई है, वहां पे बिल्कुल खरीदारी करने का ही मौका है। आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। पूरा माइक्रो फाइनेंस एज ए सेक्टर ही मुझे अच्छा लगता है, और अगर ये जो मर्जर की बातें हैं ये मटेरियलाइज होती है तो डेफिनेटली यहां से अच्छे अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये जो गिरावट वाले दिन इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और वहां पे सब्सटेंशियल अपसाइड्स देखने को मिलेंगे वहां से। बिल्कुल। और मर्जर की बातें कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हो रहा है, ये औपचारिक ऐलान अब तक नहीं आया। अच्छा, कल भी उन्होंने खंडन नहीं किया है, वो कह रहे हैं आई विल नॉट कमेंट ऑन मार्केट स्पेकुलेशन। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होना था तो मुझे बताइए, मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में नहीं कहता कि ये नहीं होने वाली डील ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हम बिकने वाले ही नहीं है। अगर इस तरह की बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और ये चुप हैं, तो चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और उन्होंने ये कहा कि भाई आज की कौन कॉल तो हमने एनपी के लिए बुलाई है और ये डेट के लिए बुलाई है, तो लोगों को समझ में आ गया एक्चुअली कि इसका मतलब हाँ, नहीं तो क्या, देखो जो नहीं होता तो साफ बोलता है ये सब बेसलेस है, आप फालतू कुछ भी पूछ रहे हैं।
और जब नहीं बताना तो हम मतलब मार्केट के स्पेकुलेशन पे टिप्पणी नहीं करेंगे। तो सही भी है, वो तो देना होगा तो पहले बताएंगे तभी करेंगे। बिल्कुल, तो ये एक एक्शन वाली चीज है। जिंदाल स्टेनलेस, JSL स्टेनलेस के नाम से जिसे आप जानते हैं, यहाँ दो बड़े ब्लॉक डील होते हुए दिख रहे हैं। 59 और 59.30 पर हुए हैं ये ब्लॉक डील। एक हुआ है 17 लाख शेयरों का और दूसरा भी 17.5, यानी कि कुल मिलाकर 35 लाख शेयरों का कारोबार JSL स्टेनलेस स्टील में होता हुआ दिख रहा है और ये 1.5% से ज्यादा की हिस्सेदारी बदलती हुई दिख रही है यहाँ पर BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंजेस पर। तो ये स्टॉक भी रखे रडार पर। रडार पर बहुत सारे स्टॉक्स है, बहुत सारा एक्शन है। लो ट्रैक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं ट्रेडिंग के। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। जी हाँ, तेजी देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में। यही एक इंडेक्स है जो लगातार हर रोज अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। इसी के चलते देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, 2 गिरने वाले शेयरों के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर। CNBC आवाज के जैकपॉट्स पर रखी नजर। कानपुर प्लास्टिक पैक कल की 20% की तेजी के बाद आज 10% ऊपर है। और खबरों के दम पर देखिए पावर शेयर पावरफुल प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो सुमित, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। अब 6% की तेजी अडानी पावर में। एक बार मुझे टारगेट दोहराइए, क्योंकि पावर ही है। देखिए सारे शेयर हर मिनट नया हाई लगाते हुए। आपने आज के लिए अडानी पावर के लिए क्या टारगेट दिया था? बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। एक्चुअली बधाई मुझे नहीं, बधाई आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने एकदम टाइमिंग पे ये सवाल पूछ लिया और पूछते ही ₹1.25 का स्पॉट हमको 15 मिनट के अंदर देखने को मिला, जो कि मेरे ख्याल से इंट्राडे के लिए बहुत हो जाता है, क्योंकि 20,000 का इसका लॉट साइज है। बट फिर भी ये स्टॉक का ब्रेकआउट है ₹40 के ऊपर। ये स्टॉक इमीडिएटली यहां से ₹45 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेगा। अगर आप प्योरली इंट्राडे पूछते हैं तो इंट्राडे के अंदर शायद ये ₹42 के आसपास रुक जाएगा, बट ₹40 के ऊपर इसका अच्छा ब्रेकआउट है। 8 से 10 रुपए की तेजी, 30% की तेजी आप जल्दी ही मान के चले हमको अदानी पावर के अंदर देखने को मिलेगी। 40 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, 42 इंट्राडे टारगेट और ओवरऑल टारगेट 48 तक। सर अडानी एंटरप्राइज पे कुणाल जी से राय लें। अडानी पावर भागा है तो देखिए अडानी एंटरप्राइज भी पीछे भागना शुरू कर रहा है, क्योंकि इसमें पावर भी है, इसमें भी पावर है। ये तो होल्डिंग कंपनी है, चूंकि इसमें ऑयल वाला काम भी है, जो ऑयल के एक्सपोर्ट को कल मंजूरी दी है ना खाने के तेल के लिए। तो अडानी विल्मर वाला कारोबार के हिसाब से भी ये शेयर चलता है। तो गुच्ची सोया तो भाग गया जितना भागना था। ऐसा लग रहा है कल कैबिनेट इन्हीं के लिए हुई है। सर बताइए कुणाल जी, ये तो ज्यादा पॉजिटिव अडानी एंटरप्राइजेस के लिए एक्चुअली। तो अडानी एंटरप्राइजेस भागेगा क्या सर? निश्चित भागना चाहिए हेमंत। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। कुछ रेजिस्टेंस जरूर 99 के आसपास है, वो निकल जाए तो मुझे लगता है 105, 106 के लेवल्स आएंगे। अडानी एंटरप्राइजेस डेफिनेटली बाय करना चाहिए। विकास जी, आपकी क्या राय है? आपको भी लगता है अडानी एंटरप्राइजेस खरीदना चाहिए? बिल्कुल अनिल जी, ये बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है ये जो कल जो आपने आज जो 2 न्यूज ब्रेक की है, अगर एक स्टॉक जिसको दोनों ही न्यूज से फायदा हो रहा है तो वो अडानी एंटरप्राइजेस है। तो डेफिनेटली पावर और जो ऑयल्स जो खाने वाले तेल के लिए भी जो न्यूज है वो भी इसके लिए पॉजिटिव है अडानी विल्मार को लेके। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल एक बढ़त होगी। यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए इस स्टॉक को। दौड़ लगा रहा है, शुरू हो गया है दौड़ लगा। 99 के आसपास पहुंच चुका है। और सबसे बढ़िया बात है कोई पोजीशन बनी भी नहीं ज्यादा कुछ। मुश्किल से 1.5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में, जो कि इसकी साइज के हिसाब से तो बहुत कम है। तो पूरा मौका मिल रहा है लोगों को खरीदारी करने का इस स्टॉक में। जबरदस्त प्रदर्शन दिखाता हुआ ये शेयर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जो कुछ सेक्टर्स हम लोगों ने सुबह सुबह बताए, पावर सेक्टर और क्रॉम्पटन ग्रीज में भी देखिए आप 3% की तेजी होती हुई दिख रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर IRB इंफ्रा ये भी काफी मजबूती के साथ देखिए बढ़ता हुआ अब 2% ऊपर है। एक राय मैं सुमित आपसे लेना चाहता हूं इसके ऊपर। देखिए आज नीरज सुबह 2020 में बता रहे थे, अब देखिए मेयर बन जाएंगे मुंबई में कल। तो BMC वाली जो कठिनाई थी कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में मामला बन नहीं रहा था, वो तो सेटलमेंट अब हो चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए अब और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। ये बताइए IRB इंफ्रा ये भाग सकता है क्या सुमित आज के दिन? 2% ऊपर है इस समय। यस, थोड़ा सा मूव तो देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक के अंदर ऊपर में 239.40 पे मेजर रेजिस्टेंस है। 239.40 ब्रेक करने के बाद बड़ा मूव देगा 260 रुपए तक। जब तक 240 नहीं ब्रेक करता है तब तक ये रेंज में घूमेगा।
226-27 रुपया नीचे में और 240 ऊपर में। तो 232-234 के आसपास बाय करें, 227 का स्टॉप लॉस और 240 का टारगेट। क्लोजिंग अबाउट 240 स्टॉक के अंदर बड़ा स्पॉट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमको 260 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 260 तक के लेवल्स, मतलब बड़े एग्रेसिव टारगेट दे रहे हैं सुमित एकदम। आज बैटिंग करने के मूड में है सुमित के सारे टारगेट देखिए अचीव भी हो रहे हैं। सुमित फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। अच्छा, आप जो ये बीएमसी इलेक्शन की बात करें, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और हो सकती है, जो इंफ्रा की बात की रियल एस्टेट में। मुझे याद है शिवसेना ने अपने घोषणा पत्र में एक बात कही थी कि जितने भी एसआरए वाले जो प्रोजेक्ट्स है, उसमें एसआरए वाले प्रोजेक्ट्स पे स्टैम्प ड्यूटी माफ करेंगे। एचडीआईएल तो फिर ये स्टॉक फिर इस हिसाब से फंडामेंटली ये पॉजिटिव हो गया इसके लिए, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से अगर 500 स्क्वायर फीट का है कुछ ऐसा कुछ उन्होंने कुणाल से पूछते हैं। चलिए कुणाल बताइए, एचडीआईएल कैसा लगता है आपको? रियल एस्टेट शेयर अच्छा आज चल रहे हैं। अच्छा, कल भी अनिल देखिए ये स्टॉक्स चल रहे थे। डीबी रियल्टी आज शायद नीरज की टीम का पिंच हिटर स्टॉक भी था। तो मुंबई की रियल एस्टेट कंपनियां, अच्छा ये जो बॉम्बे डाइंग है ये भी सूडो रियल्टी है, ये भी देखिए 7% ऊपर है। क्या दौड़ सकता है एचडीआईएल? बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है हेमंत। आप देखिए एक ब्रेकआउट 70 के ऊपर दर्ज हुआ है, मुझे लगता है 74 तक का रास्ता जो है इसके लिए साफ हो गया है। 74 के टारगेट से बाय करें और मुझे लगता है 70 से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखें। बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट। तो इस पर एक राय विकास से भी ली जाए। विकास, क्या मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स पसंद है आपको? और सबसे बढ़िया बात यह कि चूंकि अब तो उनका निर्विवाद तौर पर मेयर बनने वाला है, कोई बीजेपी का ऑपोजिशन है नहीं, और फिर तो वो जो वायदे किए तो डेफिनेटली पूरे करेंगे, क्योंकि फिर अब ये हेमंत ये बहाना नहीं रहेगा कि हम इस वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये करना होगा। तो क्या आपको क्या पसंद है, आप क्या खरीदेंगे? देखिए अनिल जी, बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव न्यूज है। और जो मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स है, अगर मोमेंटम को प्ले करना है तो डेफिनेटली एचडीआईएल और आईबी रियल एस्टेट, ये दो स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स के लिहाज से जो अच्छी बैलेंस शीट वाली कंपनियां हैं, अगर उनको ढूंढने जाएं तो फिर ओबेरॉय रियल्टी है, अजमेरा रियल्टी है, फिर आपके गोदरेज प्रॉपर्टीज है, तो इस तरह की कंपनियों में फोकस करना चाहिए। ओके, और मोमेंटम ट्रेड एचडीआईएल को दिन के उच्चतम स्तरों पर ले आया है, 72 के पार निकलता हुआ ये शेयर। चलिए, तो ये है आज का एक्शन। और इस बीच मिड कैप शेयरों का एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो तमाम मिड कैप शेयर जो हमारे एक्सपर्ट्स ने चुने, चाहे वो पावर सेक्टर के हो या फिर इंफ्रा या फिर रियल एस्टेट, ये सब के सब बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज के सेशन में वक्त है आप सबसे विदा लेने का। संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी, कुणाल सरावगी जी और साथ ही सुमित बगड़िया जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए और पहला सौदा में हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। आज ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे केआर चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चौकसी। लेंगे उनसे राय बाजार पर इस ब्रेक के बाद। बाजार एकदम सुस्त कारोबार करते हुए थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आई रही, जैसा कि हमेशा 8,975 9,000 की रेंज में दिखती है आपको। आज का हाई निफ्टी ने जो बनाया, बता दूं आपको 8977, बस वही है 8,975 के आसपास का लेवल। और बैंक निफ्टी में 20,700 का आज का हाई है। आइए अब बात करते हैं, हमारे साथ केआर चौकसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एमडी देवेन चौकसी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। देवेन भाई, पहले तो ये बताइए, अगर यूपी में बीजेपी जीत जाती है तो क्या हो जाएगा, निफ्टी कितना पहुंचेगा ऊपर? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल, आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट मार्केट को एक ऐसी उम्मीद डेफिनेटली है कि यूपी में बीजेपी की सरकार ये समय बनने की पूरी संभावना है। तो काफी हद तक मार्केट ने ये फैक्ट को थोड़ा एडवांस में डिस्काउंट भी कर दिया है। मे बी बिफोर फ्राइडे एक बार शायद थोड़ा मार्केट हॉल्ट ले सकता है, थोड़ा कॉशियस रह सकता है। बट मैं ऐसा समझता हूं कि इफ इलेक्शन रिजल्ट्स आर कमिंग, यूपी बीजेपी गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ थंपिंग मेजोरिटी इन यूपी, तो मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 9200 के आसपास एक बार निफ्टी एक बार आ सकता है। मे बी वहां पे एक बार थोड़ा हॉल्ट लेवल पिक हो जाए एंड प्रोबेबली सम करेक्शन इट में वॉक इन टू, बट 300-400 पॉइंट का करेक्शन के बाद अगेन आई थिंक द मार्केट वुड पिक अप द रिदम। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं कि जो नया क्वार्टर, दैट इज अप्रैल टू जून का जो क्वार्टर है, वो क्वार्टर के अंदर काफी हद तक नए फंड्स इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए लाइन अप हो रहे हैं, and that could possibly drive some of the large cap companies which have been found up till now neglected on the valuations. तो मेरा ऐसा मानना है कि I think the additional fund flow coming from the FII side, continued fund flow coming from the domestic side, and companies reporting better earning growth
ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर अलॉन्ग विथ आई थिंक इम्प्रूव्ड पॉलिटिकल सिचुएशन, सब चीज को मिला जुला के रखते हैं तो शायद ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अप्रैल टू जून क्वार्टर कुड बी आई थिंक अ गुड क्वार्टर फॉर द मार्केट इवेंचुअली। ओके, तो आगे तेजी के दिन आने वाले हैं। सर ये बताइए, आपको कौन से सेक्टर सबसे अच्छे लगते हैं जो बाजार को यहां से और ऊपर ले जा सकते हैं? कौन से स्टॉक्स में आप खरीदारी करना चाहते हैं सर? जहां तक आई थिंक स्टॉक्स की बात है, मैं समझता हूं कि लार्ज कैप्स आई थिंक आर लुकिंग रिलेटिवली मोर अट्रैक्टिव देन सम ऑफ द मिड कैप कंपनीज। और लार्ज कैप के अंदर भी द कंपनीज विच आर इन द ऑटो स्पेस, कंपनीज विच आर इन द बैंकिंग स्पेस, some of the companies in the metal commodity space and also into the electrical equipment and infrastructure equipments, ये जो space है उसके अंदर I think काफी कंपनियां एक पोटेंशियल अच्छा होने के साथ में निगलेक्टेड वैल्यूएशन के अंदर मिल रही है। तो मेरा ख्याल से आई थिंक अभी जो तेजी का जो दौर शुरू होने जा रहा है, जो मैं समझता हूँ उसके अंदर शायद ये निगलेक्टेड वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। तो मार्केट प्रोबेबली विल गिव larger amount of thrust to some of the heavyweight large cap companies. देवेंद्र भाई, चूंकि आप कई दशकों से रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को ट्रैक कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इस स्टॉक में जो पिछले एक महीने में 25% का बड़ा उछाल आया है, इसके क्या मायने हैं? और रिलायंस को आप ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम दोनों को मिलाकर कैसे देखते हैं, और इन दोनों सेक्टर पर भी राय बताइए अपनी। इनके बिजनेस के अंदर, रिलायंस के बिजनेस के अंदर करीबन 6 वर्टिकल्स का समावेश होता है। पेट्रोकेमिकल्स एंड पॉलीमर्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग बिजनेस, एक तरफ ये कोर बिजनेस का पोर्टफोलियो रिलायंस के पास, और दूसरी तरफ न्यू जनरेशन बिजनेस का पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर रिलायंस रिटेल, रिलायंस जियो और उसके साथ में जो मीडिया बिजनेस है, जो टीवी 18, नेटवर्क 18 का जो कारोबार है, ये सब 6 और 6 स्ट्रीम ऑफ बिजनेस रिलायंस के अंदर काफी हद तक एक स्टेडी ग्रोथ की पोटेंशियल रखते हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि कोर बिजनेस है, तो कोर बिजनेस के अंदर ऑलरेडी कैपेसिटी एक्सपांड हो चुकी है। पेट्रोकेमिकल पॉलीमर सेगमेंट के अंदर करीबन 70% कैपेसिटी एक्सपांड हुई है, और जो रिफाइनिंग बिजनेस है उनके अंदर करीबन 1/3 कैपेसिटी एडिशनल आ रही है, 100 मिलियन टन की रिफाइनरी बन रही है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आई थिंक ये जो कोर बिजनेस का पोर्टफोलियो है उसके अंदर से वॉल्यूम लेड ग्रोथ ये साल के अंदर 17-18 फाइनेंशियल ईयर के अंदर डेफिनेटली देखने मिलेगा। और साथ में जो कोक बेस गैसिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ में जो फीडस्टॉक की कॉस्ट कम आती है, तो उसके साथ में मार्जिन इंप्रूवमेंट की एक पॉसिबिलिटी और प्रॉस्पेक्ट ज्यादा बनते हैं। दूसरी तरफ देखें तो जो उनका जो न्यू जनरेशन का जो बिजनेस है, पर्टिकुलरली जियो का बिजनेस, उसके अंदर एक रेवेन्यू क्लैरिटी मिल रही है 60,000 करोड़ की, और साथ में प्रॉफिट क्लैरिटी मिल रही है बीटा लेवल के ऊपर करीबन 28 से 30,000 करोड़ की। तो ये जो फिगर्स ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि आई थिंक कंपनी का जो आगे जाके जो ग्रोथ आएगा वो ग्रोथ मेरे ख्याल से काफी सिग्निफिकेंटली बड़ा आ सकता है। इफ यू ट्रांसलेट इवन दिस नंबर्स इनटू सम काइंड ऑफ ए वैल्यूएशन, पर्टिकुलरली रिलायंस जियो का 2 लाख करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट गिन के चलते हैं और 60,000 करोड़ और 28-30,000 करोड़ का प्रॉफिट गिन के चलते हैं, तो करीबन 550-600 रुपये का एम्बेडेड वैल्यूएशन रिलायंस जियो से मिलता है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए। और रिटेल बिजनेस के अंदर भी जो डीमार्ट को वैल्यूएशन 18,000 करोड़ का वैल्यूएशन के साथ में डीमार्ट आ रही है, विच इज 1/3 द साइज ऑफ रिलायंस रिटेल एज फार एज द रेवेन्यू बुक इज कंसर्न। So from that perspective too, I think the Reliance Retail should start assuming higher amount of valuation into the price of Reliance Industries. All in all put together, I think this is where I see a bigger opportunity happening for the Reliance industry and their shareholders. अच्छा सर, अर्निंग सीजन पर अब आपका क्या व्यू है? कुछ लोग कह रहे हैं डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट तीसरी तिमाही के नतीजे में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन चौथी तिमाही के नतीजों में देखने को मिल सकता है। यही डर पहले भी रह चुका है बाजार को। डर वाजिब है या आपको लगता है कि दिक्कत की बात है नहीं, नंबर्स अच्छे ही आने वाले हैं आगे आने वाली तिमाहियों में? जो ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जैसे हम लोग कंपनीज के रिसर्च करने के लिए जब भी आई थिंक वी गो एंड डू द चैनल चेक्स ऑल्सो एंड मीट पीपल एट द ग्राउंड लेवल ऑल्सो, कस्टमर लेवल ऑल्सो, supplier levels also, we don't see any such impact of demonetization even till now. So I do not know, I think, where exactly we are referring to demonetization and its negative impact.
इवन जो थोड़ी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बैंकिंग क्षेत्र के अंदर थोड़ी दिखती थी, दैट आल्सो इज नॉट बीइंग सीन बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर नाउ स्टार्टेड टू ब्रिंग मनी इनटू द बैंक अकाउंट्स। सो काफी हद तक उनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उनका पोर्टफोलियो लाइटन होने जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव गिना जाना चाहिए। रियल एस्टेट बिजनेस के कारोबार के अंदर भी जो हम देखने जा रहे हैं कि आई थिंक स्ट्रक्चर्ड डील्स हैव स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। जो डीएलएफ और जीआईसी का डील बनने जा रहा है, इट इज सजेस्टिंग दैट द रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर द प्राइसेस हैव स्टार्टेड बॉटमिंग आउट एंड द ग्रोथ इज बेसिकली सीन हैपनिंग एट अ लार्जर लेवल। तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई ज्यादा फर्क रियल एस्टेट बिजनेस को भी आएगा और बुलियन बिजनेस को भी मैं नहीं मानता हूं कि इतना लंबा फर्क पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्री माई रीडिंग सेज दैट आई थिंक बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन द अमाउंट ऑफ मनी विच हैज कम इनटू द बैंकिंग सिस्टम, it improves the prospects for economy for growth. So I definitely feel and have the view that I think जो अगले क्वार्टर्स के अंदर कंपनीज के नतीजे आएंगे, they will carry a positive impact of demonetization and not the negative one. बहुत बहुत शुक्रिया देवेन भाई आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम शेयरों पर राय देने के लिए। और जाने से पहले कुछ स्टॉक्स जो बड़े एक्शन में दिख रहे हैं वो बता दूं। पहला तो है जस्ट डायल जो दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है, 550 पर आ गया है। ये इस रन का इसका हाईएस्ट लेवल है और स्टॉक में देखिए 6% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी कि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेदर ये। और भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन भी देख लीजिए 800 के लेवल पर आ चुका है दिन के हाई पॉइंट पर। तो एक तो जस्ट डायल पर नजर रखिए बचे हुए सेशन के लिए, दूसरी नजर रखिए पीएनबी पर भी एक्शन शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक देखिए यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट अब धीमे धीमे बिल्टअप होता दिख रहा है। आज जो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में ये 7% स्टेक बेचकर पैसा 1200 करोड़ जुटाने की योजना बना रहे हैं, उस पर कुछ डेवलपमेंट होता है तो ये एक स्टॉक होगा। और अगर बाजार यहां से कमजोर होता है तो जो स्टॉक गिरने में आगे रह सकता है वो होगा हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में देखिए तगड़े शॉर्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं, 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है और स्टॉक 1.25% कमजोर है। तो तेजी की तरफ अगर आपका व्यू है तो जस्ट डायल पीएनबी ये दो स्टॉक, और मंदी की तरफ व्यू बने तो हिंदुस्तान जिंक पर रखिएगा नजर। ये दिख रहा है एक्शन आपके आगे के लिए। और इस बीच बाजार का एक्शन एकदम शांत है, कहीं कोई बड़ी तेजी या मंदी के संकेत फिलहाल है नहीं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बन रही है सीएनबीसी आवाज के साथ। प्रियंका संभव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। सौदा आपका में फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।